अब शुरू हो गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा विधानसभा से। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सभी वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और अब यह सत्र जो रिकॉर्ड बनने वाला है 36 घंटे का शुरू हो चुका है। तो एक तरफ विपक्ष इस सत्र का बहिष्कार कर रहा है तो दूसरी तरफ अब सरकार विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 1 अक्टूबर 2019 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 2 अक्टूबर 19 से प्रारंभ होने वाले सत्र का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 2 अक्टूबर को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नियम 103 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राष्ट्रपिता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है। जो प्रश्न ये है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है यह सदन उससे सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ करें, जो माननीय सदस्य विरोध में हो ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। आज हम सब इस विशेष सत्र के माध्यम से ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जहां तक हम लोगों का अध्ययन है वहां तक इस प्रकार की बैठक, इस प्रकार का सत्र संसदीय इतिहास में दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। प्राचीन इतिहास में निस्संदेह नैमिषारण्य में एक गोष्ठी का उल्लेख मिलता है जो कुछ शास्त्रों के अनुसार 4-5 महीने 6 महीने तक चली, कुछ के अनुसार 3 साल तक चली। राष्ट्र जीवन के अनिष्ट को दूर करने, इष्ट को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े विषयों पर भारत को सारी दुनिया में प्रतिष्ठित कराने वाले विषयों पर ऐसी गोष्ठियों की परंपरा रही है। हमारे सदन के लिए ये पहला अवसर है और कदाचित देश के सभी सदनों के लिए भी जब हमारे पास सांस्कृतिक अधिष्ठान और उसके लिए समर्पित भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और संविधान इसको मजबूत करने वाला नेतृत्व है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में और उनके विचार, उनके सुझाव के आधार पर हम लोगों ने इस प्रकार का विशेष सत्र बुलाया है। मैं अध्यक्ष विधानसभा के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सबने इस विचार गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस प्रकार के विशेष सत्र का विचार माननीय और आपने देखी तस्वीरें कि विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इस पूरे सत्र में क्या विजन है सरकार का, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जिस तरह से मैं एजेंडा भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि जो कार्यसूची विधानसभा की जारी की गई, एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जूम करेंगे। तो जो विधानसभा से जो कार्यसूची जारी की गई है उसमें साफ तौर से लिखा गया है जो 16 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के हैं गांधी जी के आदर्शों से जुड़े हुए, चाहे वो साफ सफाई का हो, बेहतर तरीके से जो है
आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उच्च मापदंडों को बनाए रखने की समाज में जरूरत जो है, उन मापदंडों की जो है बात हो, उन बातों पर चर्चा होगी। और जो प्रस्ताव पारित किया गया है सदन में जो है धारा 103 के तहत, तो पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं, डेडलाइन का ये प्रस्ताव है। ये सदन प्रस्ताव करता है कि राष्ट्रपिता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जो गांधी से जुड़े हुए 16 जो है बिंदु हैं, उन तमाम बिंदुओं को राज्य विधानसभा में न सिर्फ चर्चा किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में इस बात की कोशिश की करेगी कि इन तमाम बिंदुओं को न सिर्फ आम जनता के बीच में जागरूकता फैलाई जाए, बल्कि जो सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग हैं या सरकारी विभाग जो तमाम हैं, उनमें भी उन आदर्शों को उच्च मापदंड पर ला करके लोगों को समझाने बुझाने, उस पर पालन कराने की कोशिश की जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ में वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर बात की गई थी। तो गांधी जी के जो आदर्श से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो तमाम बिंदुओं पर अपने विचार उन्होंने रखे हैं, चाहे साफ सफाई का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, शायद इसीलिए आज पूरे देश में उस पूरे बिंदु पर बातचीत भी हो रही है। करप्शन पर जो उनके विचार है, गरीबी पर जो अपने विचार है उनके, इन तमाम बिंदुओं पर, अहिंसा पे जो उन्होंने बल दिया है, इन सारे बिंदुओं पर राज्य विधानसभा में कल रात 11 बजे चर्चा होगी। जो सबसे खास देखने वाली बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहली बार कोई ऐसी विधानसभा है जहां पर लगातार इतना लंबा सदन खिंच रहा है। पिछला रिकॉर्ड जो है 35 घंटे का था, लेकिन इस बार 36 घंटे विधानसभा उत्तर प्रदेश में चल करके तमाम रिकॉर्डों को तोड़ेगी। लेकिन अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर 36 घंटे विधानसभा चलेगी कैसे, क्योंकि आमतौर से आदमी 12 घंटे 13 घंटे। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आऊंगी आपके पास। शवाब का रुख कर लेते हैं एक बार। शवाब, क्या अखिलेश यादव वहां पहुंच गए हैं, और नहीं पहुंचे हैं तो कितनी देर में पहुंचेंगे? और देखिए, अखिलेश यादव बस सबसे थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। उनके आने के संकेत जो हैं वो मिलने लगे हैं। तमाम जो वरिष्ठ नेता थे वो ऊपर जो जहां पर कार्यक्रम होना है, जहां पर अखिलेश यादव को बैठना है, भजन का जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां पर सब बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और आज इसी वजह से लखनऊ में जो है वो बहुत रश है, चौराहों पर चारों तरफ बहुत जो है वो जाम की स्थिति है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंच चुकी हैं और वो एयरपोर्ट से सीधे शहीद स्मारक पहुंचेंगी, जहां पर कुछ देर वहां पर वो भी महात्मा गांधी को याद करेंगे, और उसके बाद शहीद स्मारक से होते हुए वो भी इसी जगह पर जीपीओ पर पहुंचेंगी। वहां से यहां तक वो पैदल मार्च करेंगी, करीबन 2 किलोमीटर प्रियंका गांधी पैदल मार्च करेंगी शहीद स्मारक से जीपीओ तक। मुमकिन है तब तक अखिलेश यादव का यहाँ का कार्यक्रम जो है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का कार्यक्रम अखिलेश यादव का यहाँ पर निर्धारित है। और यहाँ पर आप देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए कैसे एक प्रेरणा स्रोत हैं हम सब के लिए। ये छोटे छोटे नन्हे गांधी हैं जो गांधी जी के तमाम उपदेशों को जो है वो लिख कर लाए हैं कि कैसे आत्मविकास पर जो है वो चला जा सकता है, गांधी जी के कैसे आदर्श थे। कुछ बच्चे हमारे साथ भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन ये लिख कर लाए हैं। जब तक अखिलेश यादव नहीं आ रहे तब तक इनसे बात करते हैं। क्या लिख कर लाए हैं, इस पर क्या लिखा है? आत्मा के विकास करने का अर्थ है चरित्र निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा ज्ञान संप्रदान करता, इस ज्ञान के प्राप्त करने में बालकों को बहुत सहायता की आवश्यकता है, और मैं मानता हूँ कि इनके बिना दूसरा सब ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है। तो मनु देखिए, ऐसे तमाम स्लोगन लिए ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और अखिलेश यादव जो है वो बस सबसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जो है वो लखनऊ में बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट बहुत बड़ी तादाद में है, इसलिए आपको कैमरामैन वो चौराहे की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर अभी जो है वो पूरा जाम जैसी स्थिति जो है वो बनने लगी है, क्योंकि अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले यहां पर अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहां से कार्यक्रम में माल्यार्पण करके यहां से निकले हैं। तो मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रश है, चौराहों पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और लखनऊ का जीपीओ पार्क जो है वो मेन लखनऊ के सेंटर में हजरतगंज में स्थित है, लिहाजा यहाँ पर मूवमेंट हर तस्वीर आज दिखाएगा राजधानी से, क्योंकि लगातार वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो हर एक तस्वीर हम पहुंचाएंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इस पूरे विशेष जो सत्र ये बुलाया गया है, किस तरह से ये काम करेगा? क्या कोई शिफ्ट बांटी गई है? क्योंकि 36 घंटे कोई मामूली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल 36 घंटे का पूरा समय जो है
मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि आमतौर से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सदन कैसे चलेगा, तो उसके लिए खास एक व्यवस्था की गई है। जो आप शिफ्ट की बात कर रही थी, ऐसी ही टोलियां बनाई गई हैं और खासतौर से 6 से 7 घंटे उन लोगों को समय दिया गया है और सबका समय निर्धारित भी किया गया है और उसकी अगुवाई एक मंत्री कर रहा है। और उस शिफ्ट में कम से कम जरूर मौजूद रहना उन तमाम विधायकों को, मंत्रियों को। बाकी उन तमाम लोगों को आदेश दिया गया है कि उनके विवेक के ऊपर है कि वो सदन में बैठे या ना बैठे। और खासतौर से जिन लोगों की जिम्मेदारी रात्रिकालीन समय में दी गई है, उनको न सिर्फ समय से पहुंचना है बल्कि इस बात का भी खास ख्याल करना है कि सदन की मर्यादा का भी सदन में ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि रात के वक्त में नींद का आगोश इन पर तारी हो जाए और पता चला कि सदन चल रहा है और वो जो है नींद के आगोश में गए हैं। दूसरी बड़ी बात कि आखिर खाने की व्यवस्था क्या होगी, तो उसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। जो मेन सेंट्रल हॉल है उसके नीचे जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट की कैंटीन है उसमें विधायकों के नाश्ते खाने की व्यवस्था की गई है। इवन एक खास बात और बताऊं, क्योंकि नवरात्र का जो है वक्त चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि व्रत से हैं, तो उन तमाम चीजों का भी ख्याल रखा गया है कि उनके खान पान में कोई शिकायत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यहां पर सोने की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि ऑब्वियस है जब सदन 36 घंटे चल रहा है तो किसी के आराम के लिए अगर व्यवस्था की जाएगी तो बिल्कुल जो 36 घंटे का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है उस रिकॉर्ड से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में उन तमाम लोगों की दिक्कतों परेशानियों को ध्यान में रखते हुए क्या सुविधाएं उनको दी जानी है, इस बात का बहुत खास ख्याल रखा गया है। और सदन अब क्योंकि शुरू हो चुका है और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में तमाम विधायक जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन दिया है कि वो इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, उनको सदन में बोलने का मौका मिलेगा। उन तमाम बिंदुओं से देश की प्रदेश की जनता से भी रूबरू कराया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो तमाम लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उन लोगों ने चुन करके भेजे हैं, वो क्या राय रखते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को जरूरत पड़ती है कि वो उसको खाने की दिक्कत या परेशानी पेश आ रही, तो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। सिक्योरिटी भी शिफ्ट में लगाएगी, यानी कि ये पूरा इलाका जो विधानसभा और आसपास का है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार इलाका भी दिखाते चलें। पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें सिक्योरिटी के तमाम लोग और एडीएम स्तर के कई सारे लोगों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। और खासतौर से जो है जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए शिफ्ट पर है, क्योंकि आमतौर से 36 घंटे काम कर पाना बहुत मुश्किल बात है। तो इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि तमाम सिक्योरिटी के लोगों को कहीं दिक्कत परेशानी ना हो, शिफ्ट के बाद दूसरे लोगों को बुला लिया जाएगा। तो यानी कि रात में भी वक्त देखने वाला होगा, मौका देखने वाला होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो देश में पहली बार लगातार 36 घंटे चलने जा रही है, यहां पर इंतजाम करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी का मामला। हालांकि आमतौर से 2 अक्टूबर को लोग छुट्टियां मनाया करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए, विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए तमाम लोगों को यहां ड्यूटी लगाई गई है और तमाम लोगों को शिफ्टों में कहा गया कि अपनी शिफ्टों में जरूर मौजूद रहें। तो आज का दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को भी आईना दिखाने वाला है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जी बिल्कुल अलाउद्दीन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया और शबाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़े, गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस आज राजधानी में पदयात्रा निकालेगी। इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। 12 बजे प्रियंका शहीद पार्क पहुंचकर पैदल मार्च में शामिल होंगी। दोपहर 1:30 बजे हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर वो मौजूद रहेंगी। तो प्रियंका गांधी भी आज राजधानी में रहेंगी, यहां पर वो पदयात्रा निकालेंगी। जो खबर है कि 12 बजे प्रियंका गांधी शहीद पार्क पहुंचकर पैदल मार्च में शामिल होंगी और उसके बाद करीब 1:30 बजे हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर वो मौजूद रहेगी। दरअसल आज कांग्रेस के 2 कार्यक्रम है राजधानी में, एक पदयात्रा है और एक है जन आक्रोश पदयात्रा। तो खबर यह भी है कि जन आक्रोश पदयात्रा में भी प्रियंका गांधी शामिल हो सकती है। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं सीधा विधानसभा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सचमुच आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत माता के 2 महान सपूत महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का दिन है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को उस समय नेतृत्व प्रदान किया था जब देश के अंदर एक हताशा थी, एक निराशा थी। लोग इस बात को मान चुके थे कि पराधीनता हम सब के साथ अब सदैव के लिए जुड़ चुकी है और इसलिए अपनी नियति का हिस्सा मान करके जब इस देश ने विदेशी दासता की उस पराधीनता को स्वीकार सा कर लिया था, उस कालखंड में एक यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ था महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने सादगी, स्वच्छता, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के माध्यम से देश की आज़ादी की इस लड़ाई को एक नई जान फूंकी थी और देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनके काल में सूर्य अस्त नहीं होता है, गांधी जी के नेतृत्व में चले हुए भारत के स्वाधीनता आंदोलन के कारण न केवल अंग्रेजों का शासन का सूर्य अस्त हुआ, अभी तो भारत स्वाधीन भी हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में चले इस पूरे आंदोलन ने दुनिया को कौतूहल और आश्चर्य में भर करके रख दिया कि वास्तव में विचारों की क्रांति के माध्यम से भी लोगों के मन में एक व्यापक भावना जागृत की जा सकती है और उसके माध्यम से भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से भी दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकते हैं और उस अभियान से दुनिया के तमाम देशों ने प्रेरणा प्राप्त की। हमें याद है जब दक्षिण अफ्रीका अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था और रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, तो उन्होंने अपने आदर्श के रूप में महात्मा गांधी को रखा और भारत को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उन्होंने महात्मा गांधी जैसा महामानव इस धरती ने पैदा किया और स्वच्छता की बात होगी, जब भी स्वदेशी और स्वावलंबन की बात होगी तो महात्मा गांधी का स्मरण न केवल भारतीय मानस अपितु दुनिया का मानव सदैव इसके लिए प्रेरणा पुंज के रूप में महात्मा गांधी और भारत की ओर देखेगा। इस दृष्टि से आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जहां महात्मा गांधी जी ने देश की स्वाधीनता आंदोलन के माध्यम से भारत की सुप्त चेतना को जागृत करते हुए भारत को स्वाधीनता के लौ को आगे बढ़ाने के लिए एक यशस्वी नेतृत्व देश को दिया। वहीं साथ ही साथ आज़ादी के बाद भारत माता की महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आज़ादी के बाद एक यशस्वी नेतृत्व दिया। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही उनका कालखंड बहुत छोटा रहा हो, लेकिन विशुद्ध गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित उस दर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले और इस देश के अंदर शांति और अशांति दोनों के प्रेरणा पुंज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आज पर है। भारत अपने इन दो महान सपूतों को, जो एक युगदृष्टा महामनीषी थे जिन्होंने युग की धारा को बदल दी थी,
लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये कहा जाता है कि जितने सहज थे, जितने सरल थे, उतने ही कठोर भी थे। इस देश ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। इस देश ने 1962 के चीन के साथ युद्ध के बाद जब इस देश के अंदर निराशा थी, उसके 3 वर्ष के अंदर ही भारत पर थोपे गए पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार देकर के लाल बहादुर शास्त्री जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश ने उस रूप में अंगीकार करते हुए देखा है। आज इन 2 महापुरुषों की जयंती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इन दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। महोदय, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, यानी सतत विकास लक्ष्य को लेकर के जो 17 गोल्स तय किए गए थे और जिनमें से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 16 गोल्स के 169 लक्ष्यों को लेकर के कार्य किया जाना है। इसलिए इस सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने विशेष रूप से सदन को आहूत किया है और सदन को इन पर विचार करने और 2030 का जो लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के प्राप्त करने के लिए यूएन ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पर चर्चा करने, समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए जो एक महती जिम्मेदारी इस हाउस को दी है और इस हाउस के माध्यम से सरकार को प्राप्त होगी, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण गोल्स हैं और इन महत्वपूर्ण सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज जब ये सदन चर्चा कर रहा है, जो ये 17 गोल्स हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विस्तृत चर्चा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व और उद्बोधन से 2015 में के बाद 2016 में भारत सरकार ने इन्हें अंगीकार किया और इसके अनुरूप अपनी कार्य योजना बनाकर के इसे लागू भी किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम इन पे चर्चा करेंगे तो ये जो 16 गोल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लागू होने हैं, इनमें ज्यादातर पर कार्य भारत सरकार 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ कर चुकी है और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार आने के बाद सरकार ने भी इस पर जो कार्य किए हैं उसके बारे में मैं अपने विचारों को सदन में रखूंगा ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 16 गोल तय होने हैं उनमें मुख्य रूप से सबसे पहला गोल है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, यानी दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन, यानी अगर अमेरिकन डॉलर के हिसाब से मानेंगे तो 1.25 डॉलर से कम की आय जिन लोगों की प्रतिदिन की है, उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला मान करके इस जिससे गरीबी की पूर्णतः समाप्ति की दिशा में क्या कार्य योजना बन सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए पहला विषय ये है। दूसरा है भूखमरी की समाप्ति, जिसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी के साथ ही बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इस गोल के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है साफ
स्वच्छ और पानी और स्वच्छता के मिशन को पूर्ण करना। 7वां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है अच्छा काम और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 9वां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास की दिशा से कार्य करना। 10वां है असमानता में कमी। 11वां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाना। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन। 14वां है भूमि पर जीवन, सतत उपभोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए निरंतर प्रयास और उसके लिए ठोस कार्य योजना बनाना। 15वां है शांति और न्याय के लिए स्थापना। और 16वां लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। महोदय, जो 16 गोल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिशा से यहां पर लिए गए हैं, ये देश के अंदर 2014 के अंदर जब युग परिवर्तन का वो समय आया था, जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने इस बारे में कहा था कि देश के अंदर विकास का एजेंडा किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत, किसी क्षेत्र और भाषा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस देश के अंदर, इस देश के गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके तक हम इसे समान रूप से ले जाने का कार्य करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और यह भाव 2014 में जो व्यक्त किया गया, आज हम सस्टेनेबल गोल के माध्यम से देख सकते हैं कि सस्टेनेबल गोल्स में जो गोल्स तय किए गए हैं, ये सभी वही हैं जिन पर सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने भी पिछले 2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ठोस कार्य योजना बनाई है और जिस पर कार्य प्रारंभ किया है, ये सभी उन्हीं के इर्द गिर्द या उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब सस्टेनेबल गोल्स की बात हुई, मुझे याद है जब भी सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो सदन की कार्रवाई होने के पहले अक्सर हमारे विपक्ष के मित्र एक बात को लेकर के चर्चा करते थे और कहते थे कि कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिसमें हम गरीबों के मुद्दे पर चर्चा कर सकें, उन मुद्दों पर पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कार्य कर सकें। तो मैंने उनके सामने एक ही सुझाव रखा था कि गांधी जी की 150वीं जयंती है और गांधी जी की 150वीं जयंती से अच्छा अवसर दूसरा नहीं हो सकता कि गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए जो कहा था और जैसा जीवन जिया था, जिसके कारण वे महात्मा कहलाए गए और पूरे देश और दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लेकर के उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकारा। गांधी जी के उन्हीं मूल्यों और उन्हीं आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके अगर हम सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर के सदन में चर्चा करें, फिर उसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं और ठोस कार्य योजना को फिर हम वास्तविक धरातल पर उतारने की दिशा में प्रयास करेंगे, तो ये प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका सदन की हो सकती है। मुझे आश्चर्य होता है कि सबने अपनी सहमति भरी और सहमति भरने के बाद जब इन मुद्दों पर चर्चा कराने की बात आई,
तो सबने कहा कि इस पे खूब चर्चा होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा होने के बाद कोई ठोस प्रस्ताव भी तैयार हो। और जब आज इस पर ठोस प्रस्ताव के साथ सरकार यहां पर आई है, यहां पर 3/4 से अधिक माननीय सदस्य भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उन स्थितियों में विपक्ष का इस प्रकार गरीबों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाली किसी भी सार्थक चर्चा से अपने आप को अलग करना न केवल सदन की अवमानना है, तो बापू का भी अपमान है और गरीबों का भी, प्रदेश के किसानों का भी और आम जन का भी अपमान इसको कहा जा सकता है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है और मुझे यही बात लगती है कि जो चीज आज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, महाभारत में भी बात सामने आई थी और महाभारत में किस रूप में आई थी, मैं उसी से इस चर्चा को प्रारंभ करूंगा। महाभारत में दुर्योधन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं धर्म और अधर्म के मर्म को, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि धर्म को जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं कि मैं उसको स्वीकार कर सकूं और अधर्म के मर्म को अधर्म को जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि मैं उससे मुक्त हो सकूं। और दुर्भाग्य है, हमारा विपक्ष, उत्तर प्रदेश का विपक्ष दुर्योधन की इस उक्ति को ही सार्थक कर रहा है, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाया है महोदय, उससे तनिक भी अलग नहीं हट पाया है। क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश में 14-15 वर्षों तक जंगल राज स्थापित किया, अराजकता पैदा की, गुंडागिर्दी पैदा की, प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट का जरिया बनाया, आखिर उनको गरीबों के, प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हितों के बारे में चर्चा करना कहां अच्छा लगता है? कैसे उन्हें अच्छा लग सकता है कि वास्तव में प्रदेश के अंदर विकास होना चाहिए, किसी गरीब का हित होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति नहीं है, विकास उनकी प्रवृत्ति नहीं है और वंशवाद और जातिवाद से वे निवृत्त नहीं हो सकते हैं, यह भी दुर्योधन पहले ही कह चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से उससे वे अपने आप को अलग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि आपके सामने और दलीय नेताओं की बैठक में कही गई बातों से अपने आप को मुक्त करते हुए बिना कुछ कहे इस सदन से वॉकआउट कर जाना या सदन की कार्रवाई का हिस्सा न बनना, यह इस बात को प्रमाणित करता है। दूसरा, जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर देश की सत्ता में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, उन लोगों का यह कहना कि हम सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि गांधी जी का इससे बड़ा अपमान गांधी जी के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोगों के द्वारा हो, यह तो अपने आप में बहुत ही अशोभनीय कार्य है। महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं कि गांधी जी ने जीवन पर्यंत जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को देश और दुनिया के सामने रखा, जो देश की स्वाधीनता का मंत्र बना, आज कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार कर रही है। उन्हें सादगी से मतलब नहीं, क्योंकि हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कांग्रेस विदेशी की बात करती है, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो वे आतंकवाद की बात करते हैं, हम लोग भारत के अंदर स्वावलंबन की बात करते हैं तो वह देश को प्रावलंबी बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश के अंदर विकास की बात करते हैं तो विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के हमारे मित्रगण जातिवाद की बात करते हैं,
हम प्रदेश के गरीबों के उत्थान और उन तक शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी चर्चा करते हैं तो इन्हें लगता है कि जैसे इनके व्यक्तिगत हितों पर कुठाराघात हो रहा हो। तो इन्हें यह भी बुरा लगता है और वे लोग इससे तिलमिला उठते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अगर किसी गरीब को शासन की योजनाओं का हिस्सा बना दिया जाए तो कहीं ऐसा न हो जाए कि इनका वोट बैंक समाप्त हो जाए। और मुझे लगता है कि उनकी जो आशंका थी, ये 2019 के लोकसभा चुनाव ने साबित भी कर दिया है कि अब जातिवाद वोट बैंक का हिस्सा नहीं, जातियां अब वोट बैंक का हिस्सा नहीं रही। प्रदेश के गरीब ने, प्रदेश के किसान ने, प्रदेश के मजदूर ने, प्रदेश के नौजवान ने और प्रदेश के प्रत्येक तबके ने विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया है कि आजादी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा है, इसमें भारत की 130 करोड़ की आबादी की सहभागिता सुनिश्चित है और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने भी उसी के साथ अपने आप को संबद्ध किया है। इस दृष्टि से विपक्ष के मित्रों का तिलमिलाना बहुत यानी मुझे लगता है कि उनके स्वयं के स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, ये वास्तविक नहीं है और उन्हें जनता इसका समय समय पर सबक भी सिखाई है और आगे भी सबक सिखाएगी। महोदय, जर्मन के एक दार्शनिक ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं वह दिन हमारे अंत की शुरुआत होती है। और हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस सच्चाई से मुंह मोड़ा है, विकास से मुंह मोड़ा है। सतत विकास के उन लक्ष्यों को जो प्रदेश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, उनसे अपने आप को उससे हटे हैं और इसीलिए सब कुछ गठजोड़ करने के बावजूद, तमाम अन्य प्रयासों के बावजूद वे आज जनता की नजरों में पूरी तरह ओझल हो चुके हैं, जनता उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। और इसका उदाहरण जर्मन दार्शनिक की यह उक्ति भी अक्सर साबित करती है। आज जब हम सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो महोदय, मैं इसकी शुरुआत स्वच्छता के इस अभियान से ही करना चाहूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग यहां पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन में सर्वाधिक जन सहभागिता के लिए प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा होगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर करता हूं कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। ये स्वच्छ भारत मिशन आज इस देश में एक जन आंदोलन बन गया है। महोदय, स्वच्छ भारत मिशन आज इस देश के अंदर स्वस्थ भारत की आधारशिला बन गई है। ये स्वच्छ भारत मिशन आज प्रत्येक बच्चे का एक अभियान बन गया है, उसके जीवन का हिस्सा बन गया है, हर नागरिक के अपने अभियान का हिस्सा बन गया है। और आज जब हम इस अभियान को लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर हमारे जितने भी माननीय सदस्यगण हैं, आज इन सब ने स्वच्छ भारत मिशन की अगली कड़ी में, यानी अभी तक हमने ओडीएफ किया था, खुले में शौच से मुक्त किया था प्रदेश को, ओडीएफ प्लस की दिशा में प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी 110 वार्डों में हमारे सभी माननीय सदस्य ग्रुप बना करके
3-3, 4-4 मान्य विधायकों का ग्रुप हर एक वार्ड में गया और प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ वे सब जुड़े हैं। मैं इन सभी मान्य सदस्यों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक मंत्री, एक विधायक, जिसे आजादी के बाद एक स्टेटस दे दिया गया था, जिसे मान लिया गया था कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब केवल ऊपर ताकना, जमीन से संबंध तोड़ देना। लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस देश का हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि, हर मंत्री, हर ब्यूरोक्रेट, समाज के हर तबके का व्यक्ति, हर जागरूक व्यक्ति जिसने समाज के जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ा है, उस व्यक्ति ने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, अपनी आदत का हिस्सा बनाया है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। और अपनी आदत और दिनचर्या का हिस्सा बनाने के क्रम में वह इस अभियान के साथ जुड़ा है। और आज लखनऊ में प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश हो, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी 110 वार्डों में हमारे माननीय विधायकों ने जो अभियान चलाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और प्लास्टिक मुक्त के लिए अभियान केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर के भी एक प्रतिस्पर्धा खड़ी की जानी चाहिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण में जब ये कार्यक्रम आगे बढ़े तो माननीय विधायक के नेतृत्व में उनकी विधानसभा में स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितना सार्थक प्रयास हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर इसका भी सर्वे करा करके फिर उस विधायक को भी सम्मानित किया जाना चाहिए जो विधायक अपनी विधानसभा को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अग्रणी स्थान पे खड़ा करता है। उस माननीय विधायक को भी सम्मानित करने के समय एक प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रयास केवल यहीं तक सीमित नहीं, एक बड़ा कार्यक्रम है। महोदय, मैं कुछ आंकड़े सदन के सम्मुख रखूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव कैसे स्वास्थ्य पर पड़ा है, इस स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का असर किस रूप में रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का इसमें क्या इस योगदान रहा है। हम इन कार्यों को इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सहभागिता सुनिश्चित हुई, उस सहभागिता का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। महोदय, विगत 5 वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन में जो कार्यक्रम तय हुए, वे कार्यक्रम जिन परिवारों के पास अपने शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए प्रयास बहुत सार्थक प्रयास थे। लोगों को लगता था कि शौचालय देने से क्या होगा। पहले 8,000 रुपए मिलते थे, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद इसको 12,000 रुपया किया गया। शहरी क्षेत्र में 12,000 थे, इसे 20,000 रुपया किया गया। और देखते ही देखते मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराए गए और 2 करोड़ 61 लाख परिवार पहले 2.5 वर्ष में 2 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल 43 लाख शौचालय बने थे। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2 करोड़ 60 लाख से अधिक शौचालय बनाने में सफल हुए हैं। ये है स्पीड सरकार की, समाजवादी पार्टी की सरकार की क्या स्थिति थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आती है, उस सरकार की स्पीड क्या थी। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरा प्रदेश और पूरा देश ODF जब घोषित हो रहा है और सर्वाधिक जन सहभागिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश का पहला पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, उस अवसर पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों को भी, सभी स्वेच्छाग्रहियों को भी, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को भी, निगरानी समितियों को भी और निर्माण करने वाले राज्य मिस्त्रियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। महोदय, शहरी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक शौचालय इस दौरान बने।
ये केवल शौचालय ही नहीं बने, इसके माध्यम से रोजगार का भी सृजन हुआ और रोजगार के सृजन के माध्यम से लोगों को स्वच्छ जीवन जीने और खुले में शौच के माध्यम से स्वस्थता की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक बहुत सार्थक प्रयास प्रारंभ हुआ। इस सार्थक प्रयास का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने इसके बारे में अगर दूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए चौंकाने वाली होंगी और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपने अगल बगल के राज्यों में अगर आप देखेंगे, कहीं पे इंसेफ्लाइटिस है, कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कहीं कालाजार है, कहीं पर फाइलेरिया है, कहीं पर कोई ना कोई विषाणु जनित बीमारी है। वेक्टर बॉर्न डिजीज किसी न किसी राज्य में आसपास के क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है और ईश्वर की कृपा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा है और एक टीम वर्क है। उस टीम वर्क का परिणाम है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में न इंसेफ्लाइटिस है, न डेंगू है, न मलेरिया है, न फाइलेरिया है, न चिकनगुनिया है और न ही कोई भी इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक अभियान की है तो स्वच्छ भारत मिशन की है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में महोदय मैं एक अभियान के साथ जुड़ा रहा हूं। मैंने 1997-98 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए बच्चों को देखा है। हमारे विपक्ष के जिन मित्रों ने जाति को आधार बना करके अपना वोट बैंक बनाया था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया था, इन लोगों ने उन गरीबों के हितों को कितना संरक्षण दिया है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में इन सबके योगदान, शून्य योगदान के महत्व से हम समझ सकते हैं। महोदय, इंसेफ्लाइटिस से मरने वाली 75 से 90% आबादी या तो अल्पसंख्यक समुदाय की थी या फिर दलित समुदाय से थी और इतनी बड़ी आबादी प्रतिवर्ष इंसेफ्लाइटिस से मरती थी। 1977-78 में पहली बार गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर के मरीज देखे गए थे और 1977-78 से लेकर के 1997-98 तक सरकार के स्तर पर कोई भी प्रयास गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर रायबरेली जो वीआईपी क्षेत्र है उसमें भी, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप सहारनपुर तक चले जाइए, 38 जनपदों में सरकार के स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। 1977 से लेकर के और 1997-98 तक ये अभियान, ये कार्यक्रम, यानी कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेता था, कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछने नहीं चाहता था। 1998 में मैं सांसद बना था और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में बात आई थी, मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का दौरा किया था। एक एक बेड में 4-4 मरीज थे, 5-5 मरीज थे। तीसरी मंजिल में इस मरीज से जुड़े हुए, जो इस बीमारी से जुड़े हुए मरीजों का वार्ड था और अनुमान कर सकते हैं कि तीसरी मंजिल का वार्ड और उसका टॉयलेट चौक हो, वहां की दुर्व्यवस्था का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। यह स्थिति थी इंसेफ्लाइटिस और विषाणु जनित बीमारियों को उन्मूलन की दिशा में राज्य और केंद्र की सरकारों का उस समय। महोदय, उसके बाद इस मुद्दे को हम लोगों ने समय समय पर मैंने उठाना शुरू किया, पहले गोरखपुर स्तर पर, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्तर पर, देश की संसद में, सड़क से संसद तक निरंतर लड़ाई लड़ी गई और ये लड़ाई 2017 तक मैं तब तक लड़ता रहा जब तक मैं सांसद था। मार्च 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व हमारी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, तो उसके बाद
प्रदेश के अंदर इसकी व्यापक कार्य योजना क्या हो सकती है, इसको लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया। लेकिन 1977-78 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में लगभग 50,000 बच्चे इस बीमारी से काल के गाल में समाये हैं। 50,000 बच्चे 1 से 15 वर्ष तक के इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। सरकारों की संवेदना तब भी नहीं पिघली थी, क्योंकि इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा था, क्योंकि ये इतने संवेदनहीन हो चुके थे कि इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया था। इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा था और जाति के नाम पर समाज को बांटने के बाद स्वयं के परिवार का एक दबदबा सत्ता पर बना करके सत्ता को लूट खसोट का जरिया बना दिया था। इसलिए तो ये इतने संवेदनहीन हो गए थे कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर इनके मुंह पे एक भी शब्द संवेदना के कभी नहीं निकले थे। महोदय, अगर मैं इंसेफ्लाइटिस के आंकड़े आपको दूं उत्तर प्रदेश के अंदर के, तो मुझे लगता है ये चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। और ये आंकड़े इसलिए भी आवश्यक हैं सदन में रखने के लिए। आज जब उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन का पहला पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसके साथ इन आंकड़ों को हम जोड़ के देखेंगे, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गरीब बच्चे, जब हम कुपोषण की बात करते हैं, जब हम भूखमरी को सर्वथा समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये इंसेफ्लाइटिस से मर रहे बच्चे भी कुपोषण के शिकार थे, गंदगी के शिकार थे। इनका जीवन किन गलियों में और किस स्तर पर व्यतीत होता था, यह देखने लायक स्थिति है, इसको समझने लायक स्थिति है। और तब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं, 2015, 16, 17, 18 और 19 इन 3 वर्षों के मौत के आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं, तो आप भी इस बारे में देखेंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में इंसेफ्लाइटिस से प्रदेश के अंदर मौतें होती थी और सरकारें उस संबंध में क्या कर रही थी। आप देखेंगे 2015 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित बच्चे थे 2,900, मौत होती है 491 की। 2016 में इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित बच्चे हैं 3,911, मौत होती है 641 की। 2019 में आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा बताना आवश्यक मैं समझता हूं कि 30 अगस्त तक के जो आंकड़े अब तक मेरे पास हैं, जहां 2016 में 3,911 मरीज भर्ती होते हैं और 641 की मौत होती है, 2019 में मरीजों की संख्या होती है 938 और मौत होती है कुल 35। महोदय, ये आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और जापानी इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को भी मैं अगर आपके सामने रखूं कि जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2015 में रोगियों की संख्या थी 355, मृतक थे 47। 2016 में मरीजों की संख्या थी 442, मौत होती है 74 की। और अगर 19 में अगर आप देखेंगे मरीजों की संख्या है 16 में 442, तो 19 में है 58। और मौत 2016 में होती है 74 बच्चों की और 2019 में होती है 4 बच्चों की। महोदय, ये आंकड़े हैं जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर इन बच्चों के हक पर डकैती कौन डालता था, कौन डालता था? इनको स्वस्थ जीवन जीने से वंचित किसने किया? असमय काल के गाल में जाने के लिए कौन व्यवस्था थी जिसने उन्हें मजबूर किया होगा? और अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो व्यवस्था कोई और नहीं थी,
यही वंशवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले, गरीबों के हक पर डकैती डालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले लोग थे, जो इस प्रकार की चर्चा से वॉकआउट करके भागना चाहते हैं, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए और सच्चाई छुपी रहे। इसलिए सीधी सी बात है कि वे सदन की पूरी चर्चा से ही अपने आप को बाहर कर लें। पूरी चर्चा से ही अपने आप को बाहर कर देना, उसके पीछे का कारण ये सच्चाई सामने ना आने पाए, इस दृष्टि से उन्होंने वॉकआउट का सहारा लिया है। महोदय, इस दिशा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत बड़ा कार्य हुआ है और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही हिस्सा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर प्लास्टिक मुक्त भारत हो, उस प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में भी हम सब आगे बढ़कर के कार्य कर सके, यह उसी का हिस्सा है। आज हमारे सभी माननीय सदस्य उसका हिस्सा बने हैं। मैं इसके लिए हर एक माननीय सदस्य का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। महोदय, गांधी जी ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और उन्होंने इस बारे में कहा था कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। और मुझे आश्चर्य होता है कि 1916 में गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में वाराणसी आए थे और वाराणसी में उस समय वो एक भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां पे मंदिर के बाहर और गली को देख करके उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा, कैसा समाज है, मंदिर के बाहर गंदगी है, संकरी गलियां हैं, भगदड़ से जनहानि हो सकती है, कुछ किया जाना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए। महोदय, 1916 में बापू ने यह बात कही थी। 1916 से लेकर के यह देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेकर के 2014 तक बीच में 12-15 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें तो शेष कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया था। कभी उनको गांधी जी के बाद याद नहीं आई। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। आज काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनकी अनुकंपा से काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए 5 फुट का रास्ता नहीं बल्कि 50 फुट का चौड़ा रास्ता प्रत्येक श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। आज वहां पर गंदगी नहीं है। आज वहां पर बापू के उस सपने को साकार करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से एक बृहद कार्य योजना बनी है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और काशी की पहचान काशी विश्वनाथ मंदिर से है। भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर उस भव्य रूप में देश और दुनिया के सामने एक बार पुनः सबसे प्राचीन नगरी की गौरव गाथा को लेकर के अपने आप को स्थापित कर सके, उस भाव के साथ सरकार ने कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है, कल ही हमारी कैबिनेट ने उसे अपनी मंजूरी भी दी है कि इस पूरी कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, गांधी जी के नाम पर सत्ता में काबिज करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, गांधी जी के नाम को बनाया होगा, लेकिन गांधी जी की आत्मा को और गांधी जी के दर्शन को जितनी क्षति इन लोगों ने पहुंचाई होगी, मुझे लगता है कि इनके कृत्यों से सबसे अधिक आहत कोई हुआ होगा तो गांधी जी हुए होंगे। जिन्होंने गांधी जी के नाम पे देश के अंदर शासन किया, उन्होंने कितना गांधी जी को आहत किया होगा। जब कांग्रेस कहती है कि हम बहिष्कार करेंगे क्योंकि गरीबों के पक्ष में सरकार क्यों चिंता कर रही है, सदन में गरीबों को संपूर्ण भूखमरी समाप्त हो, गरीबी का सर्वथा अंत हो,
संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके, बेरोजगारों को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर कार्य योजना बन सके, इसके लिए सदन में क्यों चर्चा हो रही है? दुर्भाग्य है कांग्रेस इस बात को कहती है, और मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं बापू बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगामी नेतृत्व ऐसा निकलने वाला है कि वह गांधी जी की विचारों की हत्या कर देगा। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले कि विचारों की हत्या करे इसे ही विसर्जन कर डालो। लेकिन इस देश की जनता ने वह कार्य किया है और उसको करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सचमुच इस देश की जनता महान लोकतांत्रिक है और हम उनका भी अभिनंदन करते हैं जो गांधी जी के इन विचारों को अंगीकार करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। सादगी किस प्रकार की होनी चाहिए और स्वदेशी किस रूप में होना चाहिए, महोदय इस पर बहुत अच्छा कार्य योजना हमारे खादी, ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने इसकी बहुत ठोस कार्य योजना बनाई है। खादी के व्यापक प्रचार प्रसार और उसको अपने जीवन का हिस्सा हम बना सके, इसके लिए व्यापक रूप से उस कार्य योजना को लेकर के विभाग आगे बढ़ रहा है। और खादी की ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, खादी हम सबके जीवन का हिस्सा कैसे बन सके, हम उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कैसे कर सकेंगे, इस पे व्यापक कार्य योजना के साथ ये विभाग आगे बढ़ रहा है। व्यापक कार्य योजना, आपने कल भी अवध शिल्प ग्राम में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, बहुत अच्छे ढंग से उसकी कार्य योजना बनाकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और गांधी जी के इन सपनों को साकार करने और उनके इन मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके आज सरकार जिस अभियान को लेकर कार्य कर रही है, सचमुच वो कार्य योजनाएं जब प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं तो एक बड़ा तबका स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गांधी जी ने ग्राम स्वावलंबन की बात की, ग्राम स्वराज की बात की थी। और मुझे लोकसभा चुनाव के पहले 2 जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। कैसे हर एक योजना स्वावलंबन का आधार बन सकती है और गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सकती है। एक तरफ एमएसएमई यानी लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों विभाग के द्वारा, चाहे वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना हो, और चाहे वह विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत उन उद्यमी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का हो, जहां यह कार्य योजना ठोस रूप से आगे बढ़ी है, जिसमें प्रशिक्षण, टोल किट्स उपलब्ध कराना, उन्हें बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना, जहां यह कार्य योजना ठोस रूप से आगे बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ हर एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बन सकती है। महोदय, मुझे 2 ऐसे लोगों के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जो आजादी के बाद वोट बैंक तो बने थे लेकिन शासन की योजनाओं में कहीं भागीदार नहीं बन पाए थे। शासन की योजनाओं में भागीदार नहीं बन पाए थे, उन्हें बनाया नहीं गया। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की जब हम बात करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने नगर विकास मंत्री को, वर्तमान को भी और पूर्व में भी, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। जो शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रदेश को पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर लेके गए, और आज लगभग 13 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। 13 लाख गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्र में। महोदय, यह पिछले 2.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है, और 2014 से 2017 के बीच में अगर मैं आंकड़ा दूं, 13 लाख तो हमारी सरकार ने किया, और पिछली सरकार ने कितना किया है? 10,262।
अब 13 लाख और 10,000 में अब अंतर करिए। उनके पास 2.5 वर्ष का कार्यकाल था, उन्होंने 2.5 वर्ष के अंदर केवल दिए 10,262 परिवारों को, और हमारी सरकार के पास भी 2.5 वर्ष का समय था, हमने दिया है 13 लाख लोगों को। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे हो सकता है? मैं गया था अयोध्या में। अयोध्या में मैं गया था एक गरीब हरिजन के घर में। महोदय, उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था, तो उसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था। मैं उनके घर में गया, मैं अकेले ही गया था। तो जब मैं गया था तो पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा था। मैंने इस परिवार से पूछा, मैंने कहा, क्यों मेरा स्वागत कर रहे हैं? उन्होंने कहा, साहब मकान आपने दिया है। मैंने कहा, मैंने कहां से दे दिया भाई? उसने अपने घर के बाहर लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। उसने कहा, साहब ये आवास मुझे आपकी योजना से मिला है। मैं उसके घर में गया, देखा मैंने घर में 4 कमरे उन्होंने बनाए थे। मैंने कहा, भैया ये बताओ कितना पैसा मिला है? उसने कहा, 2 लाख मिल गए हैं, 50,000 की किस्त आने वाली है, 2.5 लाख रुपए मुझे शहरी क्षेत्र में आवास के लिए मिल रहे हैं। तो मैंने कहा, तुमने 4 कमरे कैसे बना दिए? उसने कहा, मैं राजमिस्त्री भी हूं। जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण हुआ था, उस प्रशिक्षण में मैंने भी प्रशिक्षण लिया था, मैं राजमिस्त्री बन गया, और राजमिस्त्री होने के नाते अपना मकान स्वयं मैंने बनाया है। ये 4 कमरे मैंने बना दिए। तो मैंने कहा, 4 कमरे से और क्या है? उसने कहा, देखिए साहब ये 4 कमरे मैंने बनाए हैं, 2 लाख रुपए में प्लास्टर करना बाकी है। प्लास्टर 50,000 की किस्त मिलेगी, मैं उससे प्लास्टर भी कर दूंगा, कोई समस्या अब मेरे पास नहीं है। और देखिए, मुझे सौभाग्य योजना में ये विद्युत का कनेक्शन भी मिला है, निःशुल्क कनेक्शन मिल गया। और देखिए ना, मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि आप मेरे घर में आएंगे तो मुझे उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी मिला है। और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जब मेरे घर में ये घर भोज हो रहा है तो इस घर भोज में आप भोजन पाएं। और कितनी बड़ी वो किस भाव के साथ। और उसने कहा, फिर मुझे कहा कि देखिए मैं अपनी 2 लड़कियों को बुलाया हूं, इन 2 लड़कियों की मैंने शादी कर दी थी, और जब मैंने शादी की थी तब मेरे पास पक्का मकान नहीं था, तब मेरे पास झोपड़ी थी। लेकिन मेरे सामने मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़की थी, 1 लड़का था। मेरे सामने एक चैलेंज था कि मैं कैसे लड़कियों की पढ़ाई कराऊं, बच्चों की पढ़ाई कराऊं, कि मकान बनाऊं। सामान्य मजदूर था। सरकार की योजनाएं कैसे एक एक व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है। उसने इसी बात को, उस बात का उसने कहा, साहब राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लिया, मैं राजमिस्त्री हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने फार्म भरा, मुझे बिना किसी सिफारिश के आवास मिल गया। मैंने अपना आवास भी बना दिया। और आवास बनाने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि आप अयोध्या आ रहे हैं, मैंने आपको आमंत्रित किया, आपकी स्वीकृति मिली, तो मैं अपनी इन 2 लड़कियों को बुलाया हूं, जिनको झोपड़ी रहते हुए मैंने उनकी शादी की थी, उनकी पढ़ाई करवाई थी, उनकी शादी करवाई थी, उनको भी मैं बुलाया हूं आज। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, बताओ कि आपके मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि आप भी अपना पक्का मकान बना लें? उसने कहा, मकान बनाने की इच्छा तो होती थी, बनाने की इच्छा तो हमेशा होती थी, लेकिन मेरे सामने था कि मैं बच्चों की पढ़ाई कराऊं, मैं बच्चों की पढ़ाई कराऊं या उनकी शादी, लड़कियों की शादी कराऊं या मकान बनाऊं। लड़कियों की शादी हुई, मैंने पैसा इकट्ठा करना प्रारंभ किया और 1.5 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया था, लेकिन मैं जानता था 1.5 लाख में मकान नहीं बन सकता। लेकिन जब ये स्कीम आई, आज मेरा मकान बन गया है और मेरा मकान बन चुका है। तो मैंने कहा, 1.5 लाख से क्या किए हो? कहा कि मेरा ये लड़का जो जवान हो गया ना, लड़का भी सामने था, कहा इस लड़के के लिए ई-रिक्शा खरीदा हूं। अब ई-रिक्शा से प्रतिदिन 1,000 रुपया मेरे घर में आता है। अब 30,000 रुपये हर महीने मेरा परिवार कमा रहा है और मेरा परिवार अब गरीबी रेखा से ऊपर उड़ चुका है। मुझे सरकार ने बहुत कुछ दिया है, अब मैं सरकार से कुछ नहीं मांगता, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और जैसे मुझे आत्मनिर्भर किया है,
वैसे ही अन्य गरीबों को भी आत्मनिर्भर करने की दिशा में सरकार की इन योजनाओं का मैं अभिनंदन करने के लिए अपने घर में आपको बुलाया हूं। कैसे शासन की योजनाएं एक एक परिवार को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की एक योजना, मैं ऐसे ही सोनभद्र में गया था। सोनभद्र में मैंने मुख्यमंत्री आवास योजना, पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो परिवार वंचित थे उनके लिए सरकार ने, चाहे वह प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोग रहे हों, चाहे वह मुसहर हैं, कोल हैं, थारू हैं, या फिर वे अन्य जनजातीय परिवार जो शासन की किसी योजना से बनटांगिया गांव हैं, ऐसे परिवारों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी आच्छादित करने की कार्य योजना बनाई थी। और सोनभद्र में जब मैं गया था तो मुख्यमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी के यहां गया था। मैं उस लाभार्थी के यहां भी मैं गया तो वहां भी मुझे यही सब देखने को मिला कि शासन की योजनाएं कैसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रही हैं लोगों को। मुसहर जाति का परिवार था, हम सब जानते हैं मुसहर उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे गरीब, यानी गरीबी रेखा के सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ कोई परिवार है तो मुसहर जाति से जुड़े हुए परिवार हैं। एकदम हैंड टू माउथ, कुछ भी उनके पास नहीं। हम लोगों ने उनके लिए फिर ये योजना बनाई थी मुख्यमंत्री आवास योजना, तो वहीं पे एक आवास मिल दिया। आवास देने के बाद जब आवास बन गया था तो मैं निरीक्षण में निकला था, तो उस आवास के पास में पहुंचा। महिला अपने आवास के सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन जी, उसने कहा साहब मेरा घर है, आप मेरे घर में आइए। मैं घर में गया, उसने 2 कमरे बनाए थे। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा भी पैसा तो हमने कम दिया है, कितना पैसा आपको मिला है? उसने साहब पैसा 1,30,000 रुपया मुझे मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये देते हैं, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये। शौचालय के लिए 12,000 रुपये अतिरिक्त है और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी। उसने बताया कि हमें पैसा इस क्रम में मिला। मैंने कहा भी स्कूल मिलाकर 1.5 लाख तो होता है, बहुत होगा 1,60,000 के आसपास बैठता है ये, लेकिन आपने 2 कमरे कैसे बनाए? उसने कहा साहब मेरा पति ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला बेचता है। ठेला लगा करके प्रतिदिन जो पहले कमाता था, प्रतिदिन पैसा भी उसी के अनुसार खर्च हो जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन स्कीम चलाई है, हर गरीब के बैंक में खाते खोले हैं, तब से मैंने भी अपना एक खाता मेरा भी खोला गया था प्रशासन के द्वारा, और उस खाते में जितना पैसा वो प्रतिदिन कमाता है उसमें से एक राशि मैं बैंक में जमा कर देती हूं। और बैंक में जमा करने का परिणाम ये रहा कि मेरे पास एक पूंजी हो गई। जब स्कीम आई आवास की तो मैंने जो पैसा सरकार से मिला था उस पैसे से मैंने मकान भी बना दिया, शौचालय भी बना दिया, और पूंजी जो मेरे पास भी थी उसको भी मैंने इसमें लगाया। अब मेरे पास एक पक्का मकान हो गया है। मैंने कहा इसके बाद भी तो पैसा बचेगा? उसने कहा हाँ पैसा बचेगा, अब मैं एक काम और करूंगी। अभी तो मेरा पति जगह जगह ठेला लगा करके सब्जी बेचता है, लेकिन अब मैं पैसा जो बचत होगा उस पैसे से मैं अब एक पक्की दुकान अपने पति के लिए बनाऊंगी। यानी एक ग्रामीण महिला के इस अर्थशास्त्र को देख करके, इस आर्थिक ज्ञान को देख करके मुझे अच्छा भी लगा, और वास्तव में भारत की गृहिणी कितनी बड़ी अर्थशास्त्री होती है, कैसे वो परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है। महोदय, अयोध्या का महावीर हरिजन हो या फिर सोनभद्र का मुसहर जाति से जुड़ा हुआ परिवार, आजादी के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इन्हें वोट बैंक के रूप में उपयोग तो किया, लेकिन इनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई कार्य योजना नहीं बनाई। इन गरीबों के पास भी अपने सिर को ढकने के लिए छत होनी चाहिए, कभी इस कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ाया।
नारी गरिमा का भी सम्मान होना चाहिए, उनके घरों में भी शौचालय होना चाहिए। कोई कार्य योजना नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। इसलिए जाति के नाम पर और वंश और परिवार के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति की, उनको कैसे अच्छा लग सकता है जब आप गरीबों के हितों के लिए किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो सबसे अधिक मिर्ची तो उन्हीं को लगेगी और सबसे ज्यादा पीड़ा उनको हो रही होगी कि आखिर उन लोगों को जिनका इन्होंने शोषण किया है, जिनको उनके हकों से वंचित किया है, उनके बारे में चर्चा सदन में कैसे हो सकती है। इसलिए उनका वॉकआउट करना उस दृष्टि से जायज भी लगता है, क्योंकि मुंह छिपाने के लिए कोई जगह तो मिलनी चाहिए और कोई जगह मिले, इस दृष्टि से वे लोग सदन से ही वॉकआउट कर गए। एक एक योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में उन सभी 169 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर लागू किया है। और उस एक एक कार्य योजना को लागू करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, यूएन ने 2030 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन भारत के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण स्वच्छ भारत मिशन में आज पूरा भारत ओडीएफ घोषित हो रहा है। और मुझे लगता है कि भारत ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबसे पहले यह लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है। सचमुच मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन का यह लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त हुई। 2022 तक हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, इस दिशा से प्रधानमंत्री आवास निर्माण की योजना बृहद पैमाने पर हो रही है। आश्चर्य होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से 2017 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति न्यूनतम थी, लगभग जीरो थी। और 2017 से लेकर के अब तक ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग 13 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। यह भी एक अभिनंदनीय कार्य हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गरीब को अपने सिर को ढकने के लिए हम छत उपलब्ध कराएंगे। इस अभियान के क्रम में ही मुख्यमंत्री आवास योजना भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही हम चर्चा करते हैं, महोदय कितना बड़ा कार्य क्या कर रही थी पिछली सरकारें, प्रदेश के संसाधन कहां जा रहे थे, क्या हो रहा था। 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को कम करने की बात रही हो, या फिर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने के लिए। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भारत सरकार देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकार लेना ही नहीं चाहती थी। जैसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहां पर श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अपना कार्यभार संभाला, 1 महीने के अंदर इन्होंने मुझे बताया कि भारत सरकार ये देना चाहती है, क्या हम लोग ले लें। अरे हमने कहा बिल्कुल लपकिए, ले ही नहीं, बिल्कुल लपक ही लीजिए इसको। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 1 महीने के अंदर इन्होंने प्रदेश के अंदर मंगाई और 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को मंगा करके इन्होंने हर जनपद को 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी। और 2 वर्ष के अंदर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ने पिछले 2.5 वर्ष के अंदर 1 लाख लोगों को जो किसी दुर्घटना में या कार्डियक अटैक में, जो उसके लिए गोल्डन आवर होता है, पहला 1 घंटे का समय, ऐसे लगभग 1 लाख लोगों की जान इससे बची है। आज हमारे पास 250 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, जिनमें बड़े जनपदों में 4 और छोटे जनपदों में 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। पिछली सरकार क्यों नहीं लेना चाहती थी? क्यों नहीं लेना चाहती थी? इन एम्बुलेंस में तो किसी का नाम नहीं है। हमने तो उसमें नाम नहीं लिखा है कि भाजपा लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हमने तो नहीं उसमें लिखा है कि मोदी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हमने तो उसमें कोई नाम नहीं लिखा है कि योगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हमने तो नाम नहीं लिखाया।
हमने तो उसका नाम लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रखा है, पूरे प्रदेश को दिया है। हमारे लिए प्रदेश का हर एक नागरिक हमारा मतदाता है, प्रदेश की हर जनता हमारे लिए जनार्दन के रूप में है, हम उसको उस रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन जिनके लिए जनता जनार्दन नहीं वोट बैंक है, उन्होंने इन योजनाओं के साथ अपनी पार्टी का नाम जरूर जोड़ने का कार्य किया है, और किसी ने समाजवादी नाम लिखा दिया, किसी ने कोई और दूसरा नाम लिखा दिया। हमने तो नहीं लिखाया, लेकिन हां कार्य हुआ है। 1 लाख उन लोगों को नया जीवन मिला है जिन्हें अगर पहले 1 घंटे में ये सुविधा नहीं मिलती तो हो सकता है उनका जीवन जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तेजी के साथ उसको किया। आज पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई हो, या प्रदेश के अंदर जो कार्य योजनाएं आगे बढ़ी, किस रूप में हम उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। हमें आश्चर्य होता है कि पिछली सरकारें कर क्या रही थी। आज 108 की क्षमता को इन्होंने बढ़ाया है, 102 की क्षमता को बढ़ाया है। सीएससी, पीएससी नए बने हैं, मेडिकल मोबाइल यूनिट्स प्रदेश के अंदर 170 ऐसी मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में भेजी गई। और महोदय, टीकाकरण की स्थिति क्या है? 2014 तक 61% थी और आज हम 86% को क्रॉस कर रहे हैं। टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या हमें चाहते हैं कि हमारा कोई नवजात शिशु पैदा हो, वह किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए कुछ पूरा जीवन उसका रेंगते हुए बीते? नहीं, कोई भी स्वस्थ समाज इस बात को नहीं देख सकता। और इसके लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत जो 7 प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, पिछली सरकार रुचि नहीं लेती थी, उन्होंने उसको 61 से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। कहीं गरीब का बेटा स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वोट बैंक के नाम पर जिन्होंने पूरे समाज को रेंगने के लिए मजबूर किया है, कहीं इनकी सत्ता ना कोई हथियाले। इस दृष्टि से वे लोग नहीं चाहते थे कि टीकाकरण का लक्ष्य आगे बढ़े। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभागों के साथ मिलकर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस लक्ष्य को 86% से ऊपर तय करने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, मातृ मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। यानी हमारी यहां मातृ मृत्यु दर 285 थी प्रति लाख, हम इसे घटाते हुए 2019 में 201 तक लाने में सफल हुए हैं। हमारा प्रयास है इसको न्यूनतम स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मानक के अनुरूप हम इसे ला सकें, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। शिशु मृत्यु दर जो पिछली सरकारों के समय 48 तक था, आज इसे न्यूनतम स्तर पर लाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है एक न्यूनतम स्तर पर हो। हम 40 के आसपास आ चुके हैं, लेकिन इससे और भी न्यूनतम स्तर पर लाने की दिशा में ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर 6,47,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन 56 लाख से ऊपर परिवार ऐसे थे, जो 56 लाख से अधिक लोग ऐसे थे जो इससे वंचित हो गए थे। उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की है और उस योजना से उन्हें भी आच्छादित कर रही है। 5 लाख रुपए उन लोगों को भी हम देंगे जो इन योजनाओं से वंचित हो गए थे, और उसके लिए भी एक बृहद कार्य योजना पूरे प्रदेश के अंदर बनाई गई। स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवा मिले, हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। जहां इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने कुछ अच्छे कार्यक्रम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार, इसी को आप कह सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किया
उस अभियान के अंतर्गत ही प्रदेश के अंदर आज दवाओं की आपूर्ति मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि महोदय, पहले जो प्रदेश के अंदर दवा की उपलब्धता थी 2017 के पहले, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सत्ताधारी दल का एमएलए एमपी जाता था, उनके परिवार के लोग जाते थे, उनके सहयोगी जाते थे, उनके साथ के लोग जाते थे, उनको दवा मिलती थी। लोकल परचेज के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए वारे नारे होते थे, लेकिन किसी कॉमन मैन को दवा नहीं मिलती थी। और आज हम कह सकते हैं कि दवा की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हुई है। दूसरा, दवा की उपलब्धता के साथ साथ जो कॉरपोरेशन के द्वारा दवा की खरीद हो रही है, 51 औषधियां ऐसी हैं जो बाजार दर से 75 से लेकर 97% कम दर पर खरीदी गई हैं। 25 दवाइयां ऐसी हैं जो 50 से लेकर 75% कम दाम पर खरीदी गई हैं, और 19 दवाइयां ऐसी हैं जो 25 से लेकर 50% दर पर कम खरीदी गई हैं, और 5 औषधियां ऐसी हैं जिन पर 10 से लेके 22% तक कम दाम में खरीदना पड़ा है। पहले बाजार से कई महंगे दाम पर ये दवाइयां खरीदी जाती थी। यानी अगर पहले दवा के नाम पर किसी गरीब को एक दवा मिलती थी, उतने ही पैसे से आज हम 4 मरीजों को अच्छी दवा उपलब्ध दे सकते हैं, ब्रांडिंग कंपनियों की अच्छी दवा उपलब्ध करा सकते हैं। ये कॉरपोरेशन के माध्यम से ये संभव हो पाया है। और इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इस स्वास्थ्य के बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यूएन ने ट्यूबरकुलोसिस को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक पूरे देश से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर एक व्यक्ति को, जो हमारे प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया है कि हर स्वस्थ व्यक्ति एक टीबी ग्रसित बच्चे को गोद ले और फिर उसे सुपोषित करते हुए टीबी से मुक्त करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। और मैं भी इस हाउस का आह्वान करूंगा कि हाउस के हमारे प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में 5-10 बच्चों को गोद लेकर के, निःशुल्क दवा है, हमें केवल दवा के लिए जागरूक करना, उसे प्रेरित करना है। अगर हम इस कार्य के हिस्से बन सकेंगे तो सचमुच 2025 से पहले, जैसे स्वस्थ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने 1 वर्ष पहले लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, ऐसे ही टीबी मुक्त, ट्यूबरकुलोसिस मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इस लक्ष्य को भी हम पहले प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जन सहभागिता के साथ उसे जन आंदोलन का रूप दे दे, ये संभव है। और इसे संभव बनाने की दिशा में एक प्रयास हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या थी? 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस कितने बने थे? कुल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। 12 मेडिकल कॉलेज 1947 से लेकर 2016 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज 2016 से 2019 के बीच हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं 15 नए मेडिकल कॉलेज 15 बना रहे हैं, और 15 में से 7 में इस सत्र में नए प्रवेश प्रारंभ हुए हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के अंदर प्रवेश प्रारंभ हुए हैं, जिसमें 100 प्रति मेडिकल कॉलेज 600 छात्रों ने प्रवेश लिया है। ये केवल सरकार नहीं करती है, इन कॉलेजेस में प्रवेश के लिए भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। जब इनकी संस्तुति, इनकी सहमति और इनकी संबद्धता मिलती है, तब जाकर के हम ये मेडिकल कॉलेज संचालित कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है
कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 7 नए मेडिकल कॉलेज में 700 नए बच्चों को प्रवेश दिलाया है। साथ ही प्रदेश के अंदर 2 नए एम्स में भी प्रवेश प्रारंभ हुए हैं। एक गोरखपुर एम्स में प्रवेश और ओपीडी प्रारंभ हुई है और रायबरेली एम्स में भी एम्स में ओपीडी और प्रवेश इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में अगले सत्र तक हम लोग पढ़ाई के लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं कि अगले सत्र में उनमें भी प्रवेश कराए जा सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 नए मेडिकल कॉलेजेस के प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को भेजे हैं। ये 14 नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव, जिनमें 11 तो कल ही हमारी कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं और 3 अन्य को लेकर के कुल 14 नए मेडिकल कॉलेजेस के प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। 1947 से लेकर के 16 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 2016 से लेकर के 2019 तक 15 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और साथ साथ 14 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, ये अपने आप में स्वास्थ्य क्षेत्र के एक क्रांतिकारी अभियान को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को भी आगे बढ़ाने की दिशा में उठाए जा रहे कदम का हिस्सा है। उसी का हिस्सा है जिस सच्चाई को हमारे विपक्ष के मित्र सुनना नहीं चाहते, सुनने की सामर्थ्य नहीं, इतना धैर्य भी नहीं और इतना साहस भी नहीं, इतना नैतिक साहस भी नहीं कि वे सुन सकें, इस बारे में सुन सके और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की ही दिशा में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। महोदय, भूखमरी की समस्या का सर्वथा समाधान हो, इस दिशा में प्रदेश के अंदर एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। हमारी सरकार जब आई थी मार्च 2017 में, महोदय, उस समय उससे ठीक पहले दिसंबर 16 में और जनवरी 17 में प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों में भूख से मौतें हुई थी। मैं उस समय उस दौरान उन क्षेत्रों में गया था, मैं सांसद था, गया था देखने के लिए भी, पूछने के लिए भी कैसे मौतें हो रही हैं। हम लोगों ने उसके बाद सर्वे कराया था। 60 लाख परिवार ऐसे थे जो 60 लाख परिवार, महोदय, जिन 60 लाख परिवारों को कहीं से भी राशन कार्ड उनके पास नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड में उनके नाम पे राशन कार्ड बने हुए थे और उन 60 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था के साथ साथ जब हमने एक नया सर्वे प्रारंभ किया तो प्रदेश के अंदर लगभग 67 लाख परिवारों को राशन कार्ड प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त उपलब्ध कराए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को, जिसमें 15 करोड़ यूनिट हैं, इन्हें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए हैं। और अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्डों में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की उपलब्धता उन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह भूखमरी का सर्वथा अंत तो है ही, लेकिन साथ साथ सुपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने प्रदेश के अंदर सुपोषण मेले की शुरुआत की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाया है, आशा वर्कर्स के मानदेय को बढ़ाया है और इन सभी को फिर इन योजनाओं के साथ जोड़ करके जगह जगह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया है। और उस बेहतर प्रयास के क्रम में ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भूखमरी का भी अंत हो और साथ साथ हम लोग हर हाल में किसी भी स्थिति में प्रदेश के अंदर कुपोषण से भी प्रदेश को मुक्त कर सकें, इस दिशा में भी जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं यह उसी का हिस्सा है। प्रदेश के अंदर किसानों के लिए इसीलिए सरकार ने इतनी योजनाएं घोषित की। बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से रिवाइव करना, उन्हें संचालित करने की दिशा में कार्रवाई हो, गन्ना किसानों का वर्षों के गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्रवाई हो, बंद पड़ी चीनी मिलों को चला करके आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ने और चीनी की उपलब्धता के बावजूद चीनी
की मांग नहीं तो चीनी नहीं बनाएंगे, बल्कि शुगर केन से हम सीधे इथेनॉल बना करके किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। इस दिशा में भी बेहतर प्रयास हुए हैं और संबंधित मंत्री इसके बारे में विस्तार से बोलेंगे। प्रदेश के अंदर ऋण माफी की कार्रवाई हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की कार्रवाई हो, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, या प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से किसान को लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो, मंडियों को ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई हो, ये प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के साथ साथ भूखमरी को सर्वथा अंत करने की दिशा में, सुपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी ये प्रयास प्रारंभ किए हैं। और विस्तार से हमारे मित्र, जो मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, वे इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, विस्तार से इसके बारे में भी इस पर यहां पर चर्चा, इस बात को रखेंगे। साथ ही प्रदेश के अंदर लैंगिक समानता को समाप्त करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, हमारी सरकार आई थी, हमारी सरकार ने शुरुआत में ही अपनी कार्य योजना बनाई थी, और वो बनाई थी एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से बालिका सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कार्रवाई। एंटी